शुरू करते हैं आज की क्लास को और आज की क्लास शुरू करेंगे हम 101 से। उम्मीद करते हैं आपने पहले जितने इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट हैं वो आपने देख लिए होंगे और चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया होगा, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने से आपका कोई नुकसान नहीं होता, बट जो हमारी कॉमर्स कम्युनिटी है उसको एक ऐसा चैनल मिल जाता है जो फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ प्रोवाइड करा रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज का होगा, आयकर अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा आय का शीर्ष नहीं है? वेतन से आय, गृह संपत्ति से आय, विदेशी आय से आय, व्यवसाय या पैसे से आय, पूंजीगत लाभ से आय। English, which of the following is not a head of income as prescribed by the Income Tax Act? Income from salary, income from house property, income from foreign earnings, income from business and profession, and last, income from capital gains. So, correct answer is ऑप्शन सी। क्योंकि आपने अगर पांचों हेड देखे हैं तो उसमें आपके ये विदेशी आय से आय नहीं आता है। उसमें आता है आपका वेतन से आय आता है, गृह संपत्ति से आय आता है, व्यवसाय पैसे से आय आता है, पूंजीगत आय आता है और एक और बचा, उसको मुझे आप बताइए। ठीक है? तो देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन भी, और देखिए यहाँ पर ये रहा आपका वो जिसको मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो इसमें नहीं दिया हुआ है, अन्य स्रोतों से आए। इसकी आपको क्रम भी मैं बार-बार कह रहा हूँ, आपको ये क्रम भी याद रखने हैं। नंबर 1 पर वेतन है, नंबर 2 पर गृह संपत्ति, नंबर 3 पे व्यवसाय, नंबर 4 पर पूंजीगत और नंबर 5 पर अन्य स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर देयता का निर्धारण। तो कर देयता का निर्धारण कहलाता है कर निर्धारण, जांच, पूछताछ या इनमें से कोई नहीं। डिटरमाइनिंग द टैक्स लाइबिलिटी इज कॉल्ड असाइनमेंट, स्क्रूटनी, इंक्वायरी, इंक्वायरी या नन ऑफ दीज। सो करेक्ट आंसर होगा आपका असाइनमेंट। कर का जो निर्धारण होता है वह कहलाता है कर का निर्धारण। और कर का निर्धारण के बारे में अगर आयकर अधिनियम की धारा की बात करें तो ये दो धारा 2 और 9 है के अनुसार क्या कहलाया जाता है कि 12 महीने का कर निर्धारण वर्ष होगा और ये 1 अप्रैल से शुरू होगा और अगले साल 31 मार्च तक शुरू होगा। एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। अगर 2019-20 की बात करें तो 1 अप्रैल से तो ये वर्ष शुरू होगा, 1 अप्रैल 2019 से तो ये साल शुरू होगा और जो ये पूरा होगा ये होगा 31 मार्च 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्री एक्स को लॉटरी जीतने पर, कोई श्री एक्स हैं उनको लॉटरी जीती है उन्होंने, तो लॉटरी जीतने पर उनको 14,000 रुपए मिले हैं, मिले, तो जीतने पर सकल आय की राशि क्या होगी? तो यहाँ पर हमें सकल आय देखनी है। मिस्टर बात कर लेते हैं इंग्लिश की भी, यहाँ पर आईटी नहीं है, ये मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स रिसीव्ड 14,000 फ्रॉम द विनिंग ऑफ लॉटरी। लॉटरी से जी, लॉटरी मतलब 14,000 रुपए की जीती है। देन व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ग्रॉस इनकम ऑफ विनिंग? विनिंग की ग्रॉस इनकम क्या होगी? तो अगर बात करें यहाँ पर, तो यहाँ टीडीएस की भी बात आती है। किसकी बात आती है? टीडीएस की भी आती है, टैक्स डिडक्शन सोर्सेज। तो यहाँ पर अगर 14,000 की लॉटरी जीते हैं वो, तो यहाँ पर टैक्स भी काटा जाएगा, तो टैक्स 30% मिलेगा। 30% टैक्स कटेगा तो इनको मिलेगा कितना? 70% मिलेगा और हमसे 70% को ही पूछ रहा है, तो इसका सीधा-सीधा हम क्या कर लेंगे? इसका 70% हम कैलकुलेट कर लेंगे। सॉरी, यहाँ पर थोड़ी-सी मिस्टेक है। थोड़ी मिस्टेक क्या है? देखिए यहाँ हम क्वेश्चन को गलत पढ़ रहे हैं। यहाँ रिसीव्ड आया हुआ है। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, यहाँ पर क्या वर्ड आया हुआ है? रिसीव्ड वर्ड आया हुआ है। रिसीव्ड वर्ड का मीन्स ये है उन्होंने जीती कितने की लॉटरी है ये नहीं बताया। ये तो ग्रॉस तो पूछा है। ग्रॉस इनकम ऑफ विनिंग तो पूछा है कि इनकम, ग्रॉस इनकम कितनी है। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। अब दोबारा से इसको समझते हैं। देखिए दोबारा से इसको हम समझेंगे तो क्या होगा, ये होगा कि देखिए यहाँ पर क्या है, ये कहा गया है कि जीते कितने हैं पता नहीं। उसका जो जीते हुए का 70% तो मिल गया, 70% तो मिल गया और 30% क्या है, 30% टैक्स कट गया। तो जो अब मिला है वो कितना मिला है? 14,000 रुपीज़ मिले हैं। तो लॉटरी जीती कितने की थी ये बताना है। तो देखिए 70% तो है 14,000, तो 100% कितना होगा? तो वेरी सिंपल,
14,000 को कह रहे हैं कि ये कितना है 70%। तो ये जो 70% है तो 100% कितना होगा? जितना 100% चाहिए तो 100% की मल्टीप्लाई कर दो, 70 से डिवाइड कर दो। तो क्या आ जाएगा? 0 से 0 कट कर देते हैं। 7 से इसको 7 दूनी 14, 2 हो जाएगा और ये आपकी 0 आ जाएँगी, आ जाएगा आपका 20,000। इसका मतलब ये है कि 20,000 रुपए की लॉटरी उनकी लगी थी, जो टीडीएस कटने के बाद उनको 14,000 रुपए मिल गए। तो ऑप्शन करेक्ट क्या होगा? ऑप्शन आपका 20,000 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आयकर अधिनियम के तहत पारिवारिक पेंशन से आय किस मद में शामिल नहीं है? वेतन से आय। सो इंग्लिश देखते हैं इसका। इंग्लिश में बिल्कुल करेक्ट है यहाँ। इन विच हैड इनकम फ्रॉम फैमिली पेंशन इज इंक्लूडेड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। तो जो फैमिली को, बात यहाँ किसकी हो रही है, यहाँ ध्यान रखना, फैमिली को पेंशन की बात कर रहे हैं। फैमिली को मिल रही है, जो जो कमाने वाला था वो नहीं, उसकी फैमिली को मिल रही है। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। देखिए यदि मैं इनकम यदि मैं जॉब करता हूँ, अगर मैं जॉब करता हूँ और मेरा जो नियोक्ता है वो मुझे सैलरी दे रहा है, तो ये तो सैलरी शीर्ष में ही आएगी। दूसरी बात, अगर मुझे वो नियोक्ता बाद में रिटायरमेंट के बाद मुझे पेंशन देता है, तो वो पेंशन भी किस में आएगी? वो पेंशन भी मेरी किस में आएगी? वो पेंशन भी मेरी सैलरी में ही आएगी, सैलरी शीर्ष में ही आएगी। तो यहाँ पर किस में आएगी? वो भी सैलरी में ही आएगी। पेंशन भी किस में आएगी? वो सैलरी में ही आएगी। बट अगर फैमिली को मिल रही है वो पेंशन, तो वो फैमिली के लिए सैलरी में नहीं आकर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होगी, अन्य साधनों से आय होगी। तो करेक्ट आंसर आपका बी होगा। इसको, इसका आप देख सकते हैं कि ये क्या कहता है। देखिए वेतन शीर्ष में ली जाती है वैसे तो इसको, अगर पेंशन मिलती है। देखिए आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को वृद्धा पेंशन में कोई पेंशन मिल रही है तो वह वेतन से आय शीर्ष के अंतर्गत कर योग्य है। लेकिन यदि व्यक्ति को अपने परिवार से पेंशन मिल रही है तो वह अन्य स्रोतों से आय के अंतर्गत आती है। ये वृद्धा पेंशन नहीं, ये गलत लिख दिया है यहाँ। तो अब यहाँ पर क्या था, यदि किसी व्यक्ति को अपने नियोक्ता से कोई पेंशन मिल रही है तो वह वेतन शीर्ष के आय, वेतन से आय शीर्ष में आएगी। और लेकिन यदि व्यक्ति को अपने परिवार को, उसके परिवार को मिल रही है उसके बाद, तो वह अन्य स्रोतों से आय के शीर्ष में आएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द एन इनडायरेक्ट टैक्स? इनमें से इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा है? सेल टैक्स, इनकम टैक्स, टोल टैक्स या ऑल ऑफ द अबव? सो यहाँ पर जो सेल टैक्स है ये क्या होगा? आपका इनडायरेक्ट टैक्स होगा। इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए इनडायरेक्ट टैक्स सच टैक्सेस हुज इफेक्ट कैन बी ट्रांसफर टू सम पर्सन। अगर आप इसका दायित्व है, अगर दूसरे पर ट्रांसफर कर देते हैं, इफेक्ट दूसरे पर चला जाता है, तो ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इट इज नॉट नेसेसरी दैट ओनली द पर्सन हु पे द ओन इट इम्पोज्ड। ये जरूरी नहीं है कि जिस पर लगा है ये टैक्स वही पे करेगा, दूसरा भी पे कर देता है इसको। इट कैन बी अवॉइडेड ऑन द others in the phased manner. It is the effect can be reduced. Sale tax is also indirect tax and keep on moving forward according to the stage of sale. अप्रत्यक्ष कर ऐसे कर हैं जिनका प्रभाव अन्य किसी व्यक्ति पर हस्तांतरित कर सकते हैं। तो सेल टैक्स आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेचुइटी निम्नलिखित आय में मद कर योग्य हो। ग्रेचुइटी इज टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम। कौन से हेड में आएगी? रेंट, हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी, प्रोफेशन। देखिए रेंट तो है ही नहीं, हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी या प्रोफेशन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, वेतन। ये सैलरी के अंतर्गत आती है क्या? ग्रेचुइटी इसके अंतर्गत आती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो बात बात यहाँ पर करते हैं आपदा की। व्हाट परसेंटेज ऑफ इनकम टैक्स, व्हाट परसेंटेज ऑफ इनकम टैक्स कंपनसेशन ऑन डिजास्टर, what percentage of income from compensation on disaster is is exempted from the tax liability? अगर आपदा आ जाती है, ठीक है, अगर आपदा आ जाती है
तो कितनी कितनी कर देयता मुक्त हो सकती है, कितने प्रतिशत आपको राहत मिल सकती है टैक्स से? तो आपको आपदा में तो 100% मिलेगी, आपदा में 100% मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो नेक्स्ट इज, कर कटौती के तहत धारा जो सेक्शन 37 सब सेक्शन 1 इज अलाउड ऑफ द एक्सपेंडिचर विच इज, उन व्ययों के लिए दी जाती है। धारा 37(1) की अनुमति उन व्ययों के लिए दी जाती है जो राजस्व प्रकृति के हैं, पूंजीगत प्रकृति के हैं, राजस्व और पूंजीगत प्रकृति के हैं, या आस्थगित राजस्व व्यय हैं। रेवेन्यू है, कैपिटल है, बोथ रेवेन्यू एंड कैपिटल दोनों को, या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा आपका ए, रेवेन्यू टाइप। जो राजस्व प्राप्ति के व्यय होते हैं उनको धारा 37 फर्स्ट के अनुसार छूट दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 54(f) के तहत छूट नहीं दी जाएगी यदि करदाता हस्तांतरण की तिथि पर निम्नलिखित का स्वामी है। एग्जेप्शन अंडर द सेक्शन 54(f) ऑफ इनकम टैक्स ऑफ 1961 shall not be allowed if taxpayer on the date of transfer on any residential house with the let out any house which is self occupied more than one residential house। कोई आवासीय घर जो किराए पर दिया गया है, कोई घर जो स्वयं के कब्जे में हो, या एक से अधिक आवासीय घर। अगर एक से अधिक आवासीय घर होते हैं तो उसको आयकर अधिनियम 1961 की धारा 54(f) के तहत छूट नहीं दी जाती है। ऑप्शन आपका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, व्यवसाय में प्रयुक्त मशीन की बिक्री से होने वाली आय को किस प्रकार की आय माना जाएगा? व्यवसाय और पैसे से आय माना जाएगा, अल्पकालिक पूंजीगत लाभ माना जाएगा, अल्पकालिक पूंजीगत दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ माना जाएगा, या अन्य स्रोतों से आय माना जाएगा। द इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ द मशीनरी यूज्ड इन द बिजनेस इज ट्रीटेड एज इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इस बारे में क्या है, आयोजन क्या है यहाँ पर? यह है कि धारा अगर बात करें हम, धारा तो धारा यहाँ पर बात करेंगे हम, धारा 2 सब धारा 42(a), तो ये क्या कहता है? ये कहता है कि अल्पकालीन 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 पूंजी संपत्ति, अल्पकालीन जो पूंजी संपत्ति से आशय उनसे है जो करदाता को हस्तांतरण की तिथि से ठीक 12 महीने पहले के अंदर प्राप्त हुई हो। आज हस्तांतरण हो रहा है तो आज से ये होनी चाहिए 12 नहीं 24 महीने पूर्व प्राप्त हुई हो। अब आप मशीन को देख लीजिए, जो मशीन की बिक्री की है क्या वो 24 महीने पूर्व प्राप्त हुई है? तो ये अल्पकालीन होगी। और यदि यह नहीं प्राप्त हुई है तो ये फिर दीर्घकालिक होगी। तो फिर कौन सी होगी? ये दीर्घकालिक होगी। ये आंसर मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, इसको आप कमेंट में जरूर बताएं। दोबारा सुन लें, अगर 24 महीने पूर्व प्राप्त हुई है संपत्ति तो वो क्या है आपकी? अल्पकालिक होगी, अल्पकालीन पूंजी संपत्ति होगी। और अगर 24 महीने से बाद में हुई है तो वह होगी आपकी दीर्घकालीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को आपको मैच करना है और जब बताना है आंसर क्या होगा। एक व्यक्ति निवासीय स्थिति कौन बताता है, कृषि आय कौन बताता है, मकान किराया भत्ता से संबंधित कौन सी धारा है, और ग्रेचुइटी से कौन सी धारा रिलेटेड है। तो देखिए आपको याद होगा, एक व्यक्ति की निवास स्थिति बताता थी आपकी मुख्य शर्तें और सहायक शर्तें, धारा 6(a)। कृषि आय की बात की जाए तो कृषि आय की जो धारा रिलेटेड थी किससे थी आपकी?
फर्स्ट फर्स्ट किससे थी? फर्स्ट एक से। मकान किराया, अगर मकान किराया की बात करें तो ये था 13A। ये क्या था? 13A। और बचा आपका ग्रेचुइटी, ये क्या है? 10-10। ग्रेचुइटी 10, 10-10 नहीं, ग्रेचुइटी होता है 10-1। ग्रेचुइटी क्या होता है? ग्रेचुइटी होता है आपका, ग्रेचुइटी होता है आपका 10-1। और ग्रेचुइटी 10-1 होता है, सॉरी 10-10। और 10 आ, ये 10-10 ही है। हाँ, तो ये क्या होगा? यहाँ पर आपका ऑप्शन देखिए अब कौन सा बन रहा है। फर्स्ट का थर्ड, फर्स्ट का थर्ड एक ही जगह आ रहा है, मतलब ऑप्शन बी। और बी का आ रहा है आपका 10-1। 10-1 क्या बताता है? कि कृषि आय जो होती है वो आयकर से मुक्त होती है। ठीक है, तो ये फोर्थ हो गया दूसरे का, ये भी ठीक है। और फिर हो गया आपका सेकंड। ठीक है, सेकंड हो गया। तो आगे बढ़ते हैं और ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। ये आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर लिखे हुए हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, चाय के उत्पादन एवं विक्रय में सम्मिलित प्रतिशत कृषि आय माना जाता है। तो कितना प्रतिशत माना जाता है? ये पीछे भी हुआ था क्वेश्चन पार्ट 1 में, ये है आपका 60%। ठीक है, चाय के उत्पादन और बिक्री से प्राप्त कुल आय का 60% तो कृषि आय होगा और 40% आपका गैर कृषि आय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साझेदार फर्म की आय में साझेदार का भाग होगा, कर योग्य होगा, कर मुक्त होगा, पूरी तरह से कर मुक्त होगा, आंशिक रूप से कर मुक्त होगा। तो ये फुल्ली टैक्स फ्री होता है, पूरी तरह से कर मुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, किसी करदाता की सकल आय ज्ञात करने के लिए कितने शीर्ष होते हैं? आपको ये पता है, 5 शीर्ष होते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, गैर सरकारी कर्मचारी के लिए, गैर सरकारी कर्मचारी के लिए मनोरंजन भत्ते पूर्णतः छूट होगी, पूर्ण कर योग्य होंगे, आंशिक रूप से कर योग्य होंगे, निर्देशित में पूर्ण छूट होगी, चयनित क्षेत्रों में आंशिक छूट होगी। एंटरटेनमेंट अलाउंस ऑफ फॉर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय आर फुल्ली एग्जेम्प्टेड, फुल्ली टैक्सेबल, पार्टली टैक्सेबल और फुल्ली एग्जेम्प्टेड स्पेसिफाइड, पार्टली एग्जेम्प्टेड इन द सिलेक्टेड एरियाज। तो यहाँ देखिए बहुत उल्ट, यहाँ पर क्या है, ये ठीक नहीं है कि जो नॉन गवर्नमेंट है उनको तो टैक्स देना ही देना है। ऑप्शन आपका बी सही होगा। कह रहे हैं कि गैर सरकारी कर्मचारी को मनोरंजन भत्ता पूरी तरह से कर योग्य है, देना ही है। लेकिन अगर बात करें किसकी, अगर बात करते हैं सरकारी कर्मचारी की, तो उनके लिए रखरखाव लाभ को छोड़कर उनके वेतन का 1/5 हिस्सा या 50,000 रुपए जो भी कम हो, कर 5,000 रुपए जो भी कम हो, कर मुक्त होंगे। लेकिन क्या है, गैर सरकारी को तो पूरी तरह से इस पे टैक्स देना ही पड़ेगा। और जो सरकारी कर्मचारी हैं वो धारा 16 के तहत इस कटौती का दावा भी कर सकते हैं। तो यहाँ किसकी बात हो रही है? गैर कर्मचारी, तो इनको तो पूरी तरह से टैक्स देना ही होगा। इनको तो पूरी तरह से टैक्स देना होगा, पूरी तरह से ये फुल्ली टैक्सेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ दान आयकर की जीटीआई, जीटीआई मतलब, जीटीआई क्या? ग्रोस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, ग्रॉस टोटल इनकम से कटौती योग्य है 80G के अकॉर्डिंग, 80D, 80C किसके अकॉर्डिंग? तो ऑप्शन आपका ए सही होगा। ए यहाँ पर सही होगा। आयकर अधिनियम 1960 1961 की धारा 80G के तहत कुछ दान सकल कुल आय GTI से कटौती योग्य होते हैं। ये दान कुछ राहत कोषों से और कुछ धर्मार्थ संस्थाओं को दिए गए दान हैं। कुछ दान ऐसे भी हैं जो अधिसूचित संस्थाओं को दिए जाते हैं, जिनमें आप 100% तक की कटौती आपको मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, आयकर अधिनियम की धारा 194 बी और 194 बी के तहत लॉटरी का क्रॉस वर्ड पजल आदि से जीत के संबंध में @ इतने % भुगतान कर की कटौती योग्य है।
10%, 20%, 30%, 40% या 50%। तो देखिए बीबी और आपको बताओगे किससे संबंधित है। ये आपकी अगर बात करें यहाँ तो बीबी ये जुए जो आपकी ये है बीबी, ये तो है आपकी घुड़दौड़ से। किससे है ये? घुड़दौड़ से। घुड़दौड़ से, घुड़दौड़ से संबंधित है। और दूसरी धारा 190 बी लॉटरी और कार्ड गेम से संबंधित है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सही यहाँ पर? सी 30%। इसमें 30% दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, आयकर अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा भारत के बाहर दे या किसी अनिवासी को दे तकनीकी सेवाओं के लिए ब्याज रॉयल्टी शुल्क से संबंधित है? धारा 40 से, धारा 40 धारा, अच्छा इंग्लिश और हिंदी एक साथ है, या धारा 40A, धारा 40B, धारा 40B, कौन सी होगी? तो सही ऑप्शन होगा आपका धारा ए। ये इंग्लिश हिंदी दोनों एक साथ आ गई हैं। आपको देखना है सेक्शन ए 40A या सेक्शन 40B। तो सेक्शन 40A करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। आयकर अधिनियम की कौन सी धारा स्वास्थ्य स्वास्थ्य बीमा की धारा स्वास्थ्य बीमा के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम पर कटौती का दावा करने से संबंधित है? धारा 80C, 80D, 80E, 80G। तो करेक्ट आंसर होगा 80D, मतलब सेक्शन 80D। तो ये डी आपका करेक्ट, बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ये स्वास्थ्य के लिए जो प्रीमियम पर कटौती है उसके दावे से संबंधित है। लेकिन यह दावे के बारे में ये भी ध्यान रखना है, ये तभी लागू होती है, यह छूट तभी लागू होती है जब प्रीमियम का भुगतान नगद के अलावा किसी अन्य तरीके से अन्य प्रतिफल के रूप में किया गया हो। यह कटौती तभी मान्य होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, आयकर अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत हिंदू अविभाजित परिवार HUF के सदस्य द्वारा प्राप्त राशि पर छूट दी जाएगी? छूट दी जाती है, मतलब जो प्राप्त राशि है वो कर मुक्त होगी। प्राप्त राशि क्या होगी? कर मुक्त होती है। ठीक है, कर मुक्त होती है, उस पर कर नहीं लगाया जाता। तो कौन सी धारा कहती है? धारा 10(5), धारा 10(4), धारा 10(2) या धारा 10(1)? तो करेक्ट आंसर होगा आपका 10(2), धारा 10(2). ये क्या कहती है? इसके अनुसार हिंदू अविभाजित परिवार के सदस्यों को प्राप्त राशि कर मुक्त होती है, लेकिन यह परिवार की आय से प्राप्त राशि, संयुक्त संपत्ति से प्राप्त राशि अथवा परिवार की संपत्ति से प्राप्त आयकर से छूट मुक्त है। ये रहा, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयकर अधिनियम की कौन सी धारा आयकर अधिनियम की कौन सी धारा बैंक बचत खाते से प्राप्त ब्याज की राशि के लिए कटौती का दावा करने से संबंधित है? तो देखिए यहाँ पर आप है 80TT, 80 80C। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट ही करेक्ट होगा। आयकर अधिनियम की धारा 24 किससे संबंधित है? तो आयकर अधिनियम की धारा 24 बताना है किससे संबंधित है। वार्षिक मूल्य से, गृह संपत्ति से कटौती आय, नगर निगम कर, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा आपका बी, गृह संपत्ति से कटौती आय से ये संबंधित होती है 24। ठीक है, ये काफी आयोग में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। ये हरियाणा में भी पूछा गया है, नेट में भी पूछा गया है, पीजीटी में भी पूछा गया है। तो इसको आप अच्छे से कर लें, ये आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जेप्टेड इनकम, एग्जेप्टेड इनकम मतलब हिंदी में कर मुक्त आय। क्या हो जाएगा? कर मुक्त आय, कर मुक्त आय। तो कर मुक्त आय कौन सी है ये पूछ रहे हैं। भविष्य निधि, लॉटरी, घुड़दौड़ या ये सभी? तो भविष्य निधि क्या होती है? ये कर मुक्त आय होती है। ऑप्शन आपका ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका, सरकारी कर्मचारी द्वारा प्राप्त ग्रेचुइटी। जो सरकारी कर्मचारी को ग्रेचुइटी मिल रही है वो कहाँ तक? 3.5 लाख रुपए तक छूट प्राप्त होगी, 10 लाख रुपए तक छूट प्राप्त होगी, या पूरी तरह से छूट प्राप्त है, या पूरी तरह से कर मुक्त है,
पूरी तरह से कर योग्य है, तो ऑप्शन आपका सी सही होगा। ये फुल्ली एग्जेम्प्टेड है, कंप्लीट टैक्स फ्री है, इस पर टैक्स नहीं लगेगा। आयकर अधिनियम की किस धारा में संसद सदस्यों द्वारा प्राप्त दैनिक भत्ते पर छूट दी जाएगी? 10(3) के द्वारा, 10(15) के द्वारा, 10(16) के, 10(17) के। तो ऑप्शन आपका डी सही होगा, धारा 10 सेक्शन 10 सबसेक्शन 17 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, कौन सा व्यवसाय घाटे की अनुमति है? मतलब विच बिजनेस लॉस आर अलाउड, किस तरह का जो लॉस है जिसको छूट दी गई है? तो लॉस ड्यू टू डेट्रॉइड मतलब लूटपाट, ये क्या है? ये है लूट। लूट के कारण नुकसान, लूट हो गई है जी, लूट के कारण नुकसान, सैलरी वेजेस, ये इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन आपका पहला ही सही होगा। लूट के कारण जो नुकसान हुआ है उसको छूट दी जाएगी। नेक्स्ट है आपका, आयकर अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत आयकर रिटर्न दाखिल किए जाते हैं? रिटर्न ऑफ इनकम सबमिटेड अंडर विच ऑफ द सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स? सेक्शन 138 1, सेक्शन 142 1, सेक्शन 139 1, सेक्शन 121। तो आंसर होगा आपका बी, यहाँ पर करेक्ट होगा। आयकर अधिनियम 1961 के तहत मूल्य ह्रास लगाने के उद्देश्य से संपत्ति का ब्लॉक, मतलब ब्लॉक ऑफ एसेट, चार्जिंग एसेट मीन्स, इसका मीन्स क्या है? उन सभी संपत्तियों का मूल्य जिन पर मूल्यह्रास की एक समान दर रहती है, उस मूल्य से इसका मीन्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर टैक्स पेयर अदर देन कंपनीज, कंपनीज की बात नहीं हो रही यहाँ, और जो टैक्स पेयर हैं, द डेट ऑफ फर्स्ट पेमेंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, जो एडवांस टैक्स आप दे रहे हो उसकी जो पहली किस्त के लिए क्या टाइम दिया होता है? 15 अप्रैल, 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, तो ये होता है आपका 15 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित आयकर विवरण रिटर्न प्रारूप में से सही प्रारूप का संयोजन कूट को इंगित कीजिए। ये सॉरी, ये क्वेश्चन ही गलत है, नेक्स्ट देखते हैं। अमूर्त संपत्ति पर ह्रास की दर है द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन इनटेंजिबल एसेट। तो इनटेंजिबल एसेट पर कितनी दर होती है? 25% होती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डाकघर से एकल बचत खाते से प्राप्त ब्याज आयकर से निम्न सीमा तक मुक्त है। तो कहाँ तक आयकर सीमा से मुक्त है वो ब्याज? वो है आपका 3,500 रुपए तक। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयकर से किसको या कौन सी या किसको, किस चीज कौन सी को, विच ऑफ एग्जाम फ्रॉम द इनकम टैक्स, इनकम टैक्स आयकर से किसको छूट प्रदान की गई है? कृषि को, बीएचयू मतलब हिंदू अविभाजित परिवार को, या आकस्मिक आय को, या इन सभी को? एग्रीकल्चर इनकम, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम एचयूएफ, कैजुअल इनकम, या इन सभी को? ऑप्शन होगा डी। और यहाँ पर आपके जितने भी क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं इंपॉर्टेंट इस टॉपिक से, वो मैंने आपको 3 पार्ट में करा दिए हैं। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि देखिए आपका कुछ नहीं जाता, बट कॉमर्स कम्युनिटी जो है वो स्ट्रांग होती है अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए टॉपिक में नई वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।